हेलो फ्रेंड्स, आज हम इरर को स्टार्ट कर रहे हैं। और इरर जो है ना, वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। पहले तो वो थ्योरी सारा कुछ अपने को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो जो एमसीक्यूज होते हैं वो बनते नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी अपन कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो पहला है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड इंस्ट्रूमेंट, इरर और मेजरमेंट। मतलब कि इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब एकदम कोई चीज़ को अपन लोग कितना एक्यूरेट मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगला है प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि कोई है ना इंस्ट्रूमेंट है ना, वो खुद कितना प्योर है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी स्केल से कुछ मेजरमेंट करने जा रहे हैं, है ना, एकदम नई नई स्केल लेकर के आ गए तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है पुरानी स्केल हो तो वो यहाँ से इतनी घिस जाती है, अब ये वाला पोर्शन है ही नहीं उसमें। तो उसका जो, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रिसीजन को परिशुद्ध। मतलब कि कितना एकदम खुद इंस्ट्रूमेंट कितना सही है। कई बार अपन कुछ रीडिंग लेंगे, फिजिक्स का मतलब है कि ऐसा थ्योरेटिकल नहीं सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो अपने को रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, एक तो अपन खुद कितनी एक्यूरेसी ले रहे हैं कि वहाँ रीडिंग आ रही है 15 और हम पढ़ रहे हैं 20, तो वो अपनी हो गई ना गलती। जैसे मैं सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ स्केल, और अपन लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अगर अपन आंखों से रीडिंग सही नहीं ले रहे हैं, अपन खुद कितनी एक्यूरेट ले रहे हैं, वो बात है एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब होता है कि हाँ इंस्ट्रूमेंट खुद कितना सही है। इंस्ट्रूमेंट में खुद में गलती है, आप तो खुद सही से मेजर कर रहे हो एकदम बराबर, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, तो उससे भी इरर आएगी। तो उन्हीं सब चीज़ों को बोलते हैं इरर इन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करेंगे उसमें क्या क्या आएगा। ओके, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितनी भी साइंस है टेक्नोलॉजी है, सब में क्या है, बेसिक सी चीज़ है कि मेजरमेंट। मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, भले आप कोई सी साइंस में जाओ। ऑप्टिक्स में जाओगे तो वहाँ भी आपको डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, फोकल लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, यू मेजर करना पड़ेगा, वी मेजर करना पड़ेगा। आप काइनेमेटिक्स में चले जाओ तो वहाँ आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब मेजर करने पड़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे तो वहाँ आपको टाइम पीरियड मेजर करना पड़ेगा, मास मेजर करना पड़ेगा, कितना डीके हुआ है, ये सब। तो मेजरमेंट तो हर प्रैक्टिकल का, हर एक्सपेरिमेंटल साइंस का या टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब एकदम आधार है, नींव है उसकी। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टिनिटी। मतलब कि अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ, मान लीजिए अपन घड़ी से ही टाइम ही नोट कर रहे हैं, क्यों नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ है ना अनसर्टिनिटी, मतलब एकदम गड़बड़ हो ही जाती है। इसी गड़बड़ को अपन लोग क्या बोलते हैं, इरर बोलते हैं। इरर या फिर त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, बोलता है एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज आल्सो हैज़ एन इरर। किसी भी है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कहीं से मेजरमेंट अगर अपन कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ इरर उसमें आएगी आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर दो वर्ड काम में लिए, एक तो एक्यूरेसी और एक प्रिसीजन। ठीक है, दोनों को मैंने आपको समझा दिया, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज एन मेजर ऑफ हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मान लीजिए कि अपन बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू, वो आती है 6.637 इंटू 10⁻⁻34। ये इसकी रियल है वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी है फिक्स थ्योरेटिकल वैल्यू। और अपन कहीं से मेजरमेंट करके इसको निकालते हैं 6.52 इंटू 10⁻⁻34। तो अपन ने ये थी थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये अपने मेजर करके निकाली प्रैक्टिकल वैल्यू। तो इन वैल्यू में ये कितनी इसके एक्यूरेट है, कितनी इसकी इक्वल है, कितनी इसकी क्लोज है, उसको बोलेंगे अपन लोग एक्यूरेसी। प्रिसीजन टेल अस व्हाट इज रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब ये दिखाएगा कि किस लिमिट तक उसको मेजर कर सकते हैं अपन, मतलब इंस्ट्रूमेंट कितना सही था। जैसे कि स्केल होती है, तो स्केल को कितना, आपको पता है 1 सेंटीमीटर का होता है, फिर 1 सेंटीमीटर में भी और खाने होते हैं, वो हर एक खाना कितने का होता है, 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। तो इसको किसी स्केल से किसी क्वांटिटी को कितनी अपन लोग प्रिसीजन से मेजर कर सकते हैं, परिशुद्धता से 1 mm को मेजर कर सकते हैं, उससे कम तो हो ही नहीं पाता है ना। तो वही उसकी ये है प्रिसीजन, है ना। अगला है द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट में डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। एक्यूरेसी अगर अपन किसी चीज़ को मतलब एक्यूरेट मापते हैं तो किस किस पे डिपेंड करेगा, लिमिट ऑफ द रिजोल्यूशन, मतलब कि अपना ये इसकी है ना, मान लीजिए आपकी कोई लेंथ थी, वो थी 0.529 सेंटीमीटर,
लेकिन अगर आप इसको स्केल से मेजर करोगे तो इतना आएगा ही नहीं, वो कितना आएगा, तक ही मानेगा, तो 5 तक ही रीडिंग ले पाएगा, इस 9 को लेगा ही नहीं, इस 9 की जगह ये 3 कर देगा, तो एक्यूरेसी कुछ कम हो गई ना। एक तो 5 to 9 इतना था और एक इतना हो गया, क्योंकि इस अपने पास जो मेजरमेंट जो था इंस्ट्रूमेंट था वो सही नहीं था। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल सपोज जैसे ट्रू वैल्यू इज सर्टेन लेंथ, ये इसने लेंथ का एग्जाम्पल दिया, मैंने 0.5 to 9 दिया, इन्होंने लिया 3.678। ठीक है, लेकिन जो स्केल अपन काम में ले रहे हैं वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर पा रही है। तो इस पूरे को जो जो वैल्यू कितनी थी 3.785 थी, इसको कितना मेजर करेगा वो 3.5 सेंटीमीटर ही मेजर करेगा। क्यों? क्योंकि स्केल की औकात ही नहीं है ना इतनी आगे जा कर के मेजर कर ले। ठीक है ना, ये तो कहाँ तक है 0.001 तक है, इसको अगर कंपेयर करोगे तो, है ना, और ये कहाँ तक है 0.1 तक, तो इसकी जो कैपेसिटी है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये लिखा ना इसकी कैपेसिटी कितनी है 0.001 है और 3.8 सेंटीमीटर मेजर करेगा। तो ये सब बातें होती है ना कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने काम में लिया है वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, और यहाँ आपने जो लिया है वो उसका कितना औकात था 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थस इस प्रकार एवरी मेजरमेंट है ना अप्रोक्सीमेट कुछ ना कुछ एरर लेके आता ही आता है। उसका रीज़न हो सकता है कुछ अपनी वजह से, कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो मतलब आपको इस पूरे पैराग्राफ में बस इतना समझाने की कोशिश की गई है कि जितने भी एरर्स जो होती हैं वो आपके उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप एक्यूरेट नहीं मेजर कर पा रहे हो एक्यूरेसी पे, और जो सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट आपने काम लिए हैं उसके प्रिसीजन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना परिशुद्ध है, कितना प्योर है, कितने तक उसका लिमिट है, रिजोल्यूशन लिमिट कितना है, कहाँ तक वो मेजर कर सकता है। ओके, इतना अपने को समझना था। अब आता है जितनी भी एरर होती है ना उस एरर को ये 2 भागों में बांटता है, एक तो सिस्टमेटिक एरर और दूसरी होती है रैंडम एरर। नाम से ही पता लग रहा है, जो सिस्टम की वजह से एरर आएगी। सिस्टम कौन सा? जो अपना इंस्ट्रूमेंट होगा, अपन खुद एक सिस्टम का पार्ट है, तो वो उसे बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। और रैंडम का मतलब है कैसे भी आ गई, कुछ पता ही नहीं चला, तो रैंडम का कुछ पता लगेगा नहीं अपने को। ठीक है, पहले अपन पढ़ते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, बोलता है सिस्टमेटिक एरर, देखो पहला है सिस्टमेटिक एरर में आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर एक किस टाइप की एरर है, तो अपने को अपन आंसर देंगे सिस्टमेटिक एरर, है ना। पहले एरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। अब सिस्टमेटिक में और आगे आते हैं इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन, पर्सनल। मतलब सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप की होती है ना। तो पहला उसमें टाइप क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, वही सीधी सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताया था कि अब ये इंस्ट्रूमेंट में क्या मतलब स्केल थी, स्केल लंबी थोड़ी घिस गई है किनारे से, या नई स्केल लेके आए हो तो उसमें वो प्लास्टिक एक्स्ट्रा है उसके ऊपर में। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर्स वगैरह होते हैं और थर्मामीटर होता है। ठीक है, तो थर्मामीटर्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी कुछ एरर हो जाती है कई बार, है ना, बीच में बबल्स रह जाए तो पारा जो मरकरी है वो ज़्यादा रीडिंग देने लगता है। दैट अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिज़ाइन इस वजह से हुई हो, ऐसी हो, जैसे कि मैंने स्केल बताया एक सिरा घिस गया या एक सिरा मोटा हो गया तो उसकी वजह से तो एरर आती है उसको, है ना। जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट ETC, फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ग्रेडिशन थर्मोमीटर मेड बाई द कैलिब्रेटेड रीड 104 डिग्री एट STP वेयर शुड रीड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई ऐसा आप ये बोल रहा है कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई थर्मामीटर है और वो STP को 100 डिग्री पढ़ना चाहिए था। कितना STP का मतलब कितना होता है 100 डिग्री पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो 100 डिग्री नहीं रीड कर रहा है, वो 104 डिग्री रीड कर रहा है। आप रीडिंग लेते हैं ना बाहर, जैसे मान लिया आप बाहर का रीडिंग लेते हो या अपनी बॉडी का भी रीडिंग लेते हो, तो क्या दिक्कत होता है कि आसपास के जो फैक्टर होते हैं ना वो भी उसको इफेक्ट करते हैं, तो रीडिंग एकदम परफेक्ट नहीं आएगी। STP की रीडिंग होनी कितनी चाहिए, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर वो तो 100 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये मेजर कितना कर रहा है 104 डिग्री कर रहा है। और वर्नियर कैलिपर्स में भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होती है, तो वो तो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही आएगा वो। ठीक है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपको क्या समझा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें खुद में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगी। ओके, अगला है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोड्यूसर। ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कभी अपने पास में आपको पता होता है ना कि कोई चीज़ फाइंड करने के 2-3 मेथड होते हैं, तो उसमें से कोई मेथड घटिया होता है ना, यानी कि इम्परफेक्शन होता है उसमें, मेथड में ही कुछ ना कुछ जो
प्रोड्यूसर मतलब वो प्रोसीजर है ना किसी चीज़ को मेजर करने का। मान लीजिए अपन जी कैपिटल जी को मेजर कर रहे हैं, तो उसके अपने पास में दो मेथड हैं, ए एंड बी। अब ए की इफिशियंसी है कि वो 99% आंसर सही ला के देता है, और बी की होती है कि वो 90% तक आंसर सही ला के देता है। तो अपने मेथड में ही अगर गड़बड़ी हो, जो फॉर्मूला अपन कैलकुलेट करने के लिए रखे हैं वही अगर गड़बड़ हो, तो देखिए जैसे अपने पास में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको पता हो कितना होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है ना। तो वो फिक्स टेम्परेचर अगर आप मान लीजिए फाइंड करने गए, तो आपके पास मेथड क्या है, आपके पास सिंपल मेथड यही है कि आप जो थर्मामीटर है उस थर्मामीटर को आदमी को दोगे, वो अपने बगल में दबाएगा, बगल मतलब हाथ के नीचे है ना, वहाँ दबाएगा और फिर उसकी रीडिंग लेगा, और रीडिंग लेने के लिए आप उस थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे। जैसे ही बाहर निकालेंगे कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंटल उसको अफेक्ट करेगा। तो ये मेथड एकदम परफेक्ट नहीं हुआ ना कि आप यहाँ से मेजर करो, तो ये एक तरह से मेथड की वजह से आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी आपको, है ना। तो ये हो गया आपके मेथड में, कुछ मेथड में ही हो। अगला होता है पर्सनल एरर। ठीक है, दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बायस। मतलब कि पर्सनल एरर उसे बोलते हैं कि आप है ना, जो आदमी की वजह से होती है ना, पर्सनल मतलब आपकी खुद की पर्सनल एरर है। आप उसमें एक्सपेरिमेंट को केयरलेस होकर के कर रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है। जैसे कि एक रीडिंग लेनी थी आपको ये वाली, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ से देखोगे एकदम तो रीडिंग सही आएगी, आप आँख को यहाँ रख के देखोगे तो रीडिंग कुछ ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ तक ये इतना गैप आ गया ना बीच में, तो ये आपकी केयरलेस की वजह से होता है। तो ये इसको पर्सनल एरर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सिस्टमेटिक एरर होती है कौन कौन सी, इंस्ट्रूमेंटल और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरा था पर्सनल एरर। तो आपको याद होना चाहिए। इनको कम कैसे करोगे? सीधी सी बात है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर था तो इंस्ट्रूमेंट को सही करो, सीधी सी बात है। और टेक्निक में एरर थी तो कोई दूसरा मेथड काम में ले लो जिसमें एरर कम से कम आई। तीसरा मेथड क्या था? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर है तो आप खुद ढंग से एक्सपेरिमेंट करो, ढंग से डाटा को कलेक्ट करो, और कोई आदमी आपके साथ में रख रखा है वो ढंग से नहीं लेता है, बीच में फ़ोन मोबाइल चलाने लग जाता है, उसको थप्पड़ मारो। तो ऐसे अपने को सेटअप वगैरह सब कुछ सही करके इस सिस्टमेटिक एरर को कम कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर और उसको कम करने के तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रैंडम एरर। नाम से ही पता है कि ये तो रैंडम है, इसका कुछ अता पता नहीं होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कोई पता नहीं है, क्या होती है कैसे होती है नहीं पता, इसीलिए इसका नाम रख दिया रैंडम एरर। ठीक है, ये बोलता है ना, दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, जैसे कि ऐसा हो रहा था, कुछ रीजन बताते हैं आपको। आप किस कई चीज़ें कुछ चीज़ें मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है। टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज हो गया, तो मान लीजिए आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस आपको पता है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ गया। आपने एक बार सर्दियों में एक्सपेरिमेंट किया, एक बार गर्मियों में एक्सपेरिमेंट किया, सेम वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर अलग अलग हो गया है। वोल्टेज सप्लाई, कभी कभी क्या होता है अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एकदम से लाइट फ्लक्चुएट कर जाती है, कम ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है। कुछ मैकेनिकल वाइब्रेशन होते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालते हैं, आप उसको घुमा करके देखते हैं, और होता ऐसा है कि घुमाने वाला आदमी वो सही से उस एक्सिस से नहीं घूम पा रही है। ठीक है, तो ये सब कारण होते हैं रैंडम की वजह से, कुछ भी हो सकता है, रैंडम वाला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और अगला आता है लीस्ट काउंट एरर या फिर लिस्ट काउंट, है ना। सबसे पहले बात है कि लिस्ट काउंट होता क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट किसी चीज़ का क्या होता है, एक आप चीज़ लिख दीजिए, अगर अपने को एरर नहीं दिया ना तो लिस्ट काउंट ही उसका एरर है। ठीक है, देखिए एरर की स्पेलिंग मैंने एक आर और आएगा एरर, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ही उसका एरर होता है। अब लिस्ट काउंट होता क्या है, मान लीजिए एक आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि अपन स्केल ही मान देते हैं, ठीक है। तो इस स्केल से अपन छोटी से छोटी मैक्सिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, अगर ये 15 सेंटीमीटर की है तो अपन इससे 15 सेंटीमीटर इसको मेजर कर सकते हैं इससे। फिर इसमें 1 सेंटीमीटर का खाना होता है, उसमें 5 लाइनें होते हैं, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। कितना छोटे से छोटा मेजरमेंट इसमें कितना हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो किसी इंस्ट्रूमेंट से लिया जाने वाला छोटे से छोटा जो मेजरमेंट होता है उसी को उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट।
ऑल द रीडिंग मेजर वैल्यू आर गुड ओनली अप टू द वैल्यू दिस वैल्यू, है ना। जब तक लिस्ट काउंट तक चलेगा तब तक ही उसको सही से मेजर कर सकते हैं। जैसे स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था, कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और कुछ दिक्कत कभी कुछ एरर समझ में ना आए तो लिस्ट काउंट ही एरर होती है, ठीक है। द लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद रेजोल्यूशन इन द इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट की ही कमी होती है। वर्नियर कैलिपर्स लिस्ट काउंट इज 0.01, स्फेरोमीटर में है वो लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपको रटने वाली चीज़ें आ गई है। वर्नियर कैलिपर्स का कुछ नहीं बोले तो लिस्ट काउंट कितना लेना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, याद रहेगा, बहुत ज़रूरी है। स्फेरोमीटर का अगर कुछ नहीं बोले तो लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स का और इसका स्पेरोमीटर का। वर्नियर का कितना हो गया 0.01, उसका हो गया 0.001, ओके। आगे बोलता है बिलोंग्स टू द कैटेगरी रैंडम एरर्स बट विद इन लिमिटेड साइज, अकर्स विद द बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। इफ यू कैन यूज मीटर स्केल फॉर मेजरमेंट लेंथ, इट मे बी हैव ग्रेडियंस 1 mm डिवीजन स्केल स्पेसिंग इंटरवल। ये आप इसको 0.1 सेंटीमीटर लिखो या फिर 1 mm लिखो, 1 mm को ही 0.1 सेंटीमीटर बोलते हैं। और मैंने आपको यहाँ बताया है तो जो स्केल होती है उस स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, उसका होता है 1 mm। कितना मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, ठीक है, कितना होगा 1 mm, ये स्केल का लिस्ट काउंट है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, ओके। अगला है यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन improving experimental techniques etc. We can reduce the least count error repeating the observation several times taking the arithmetic mean of the all observation। देखिए आपके पास में जो वो एरर थी, दो सिस्टमेटिक एरर थी, उसको कम करने का तरीका यही था कि एक्सपेरिमेंट वगैरह को सही करो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को सही करो, रीडिंग सही लो, ये था। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास में आती है, जो ये एरर होती है आपके पास में रैंडम एरर का को कम करने का एक ही तरीका है, आप एक्सपेरिमेंट के नंबर को बढ़ा दो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। वी कैन रिड्यूस द लिस्ट काउंट एरर रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स, ठीक है। मॉड्यूल्स वगैरह करते हो अगर आप तो उसमें लिखा होता है अगर हम एक्सपेरिमेंट को n गुना बढ़ा देते हैं, कितना n गुना बढ़ा देते हैं, n गुना बढ़ा देते हैं अगर आप किसको, एक्सपेरिमेंट को, तो एरर क्या हो जाती है 1/n गुना हो जाती है, मतलब इतनी कम हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट के बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, उसमें मुझे हर बार यही क्वेश्चन मिलता था कि रैंडम कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन बता भी दूंगा, जब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे ना तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसमें ये वाला क्वेश्चन काम में आएगा, ठीक है। ये वाला काम की चीज़ थी, वर्नियर का, ये स्पेरोमीटर का, ये स्केल का, और लिस्ट काउंट क्या होता है समझ में आ गया। कोई इंस्ट्रूमेंट है वो कितना छोटे से छोटा यूनिट, छोटी से छोटी चीज़ को मेजर कर सकता है, उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। अगला आता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कोई भी अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, इससे 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या किए, कोई एक्सपेरिमेंट किए, मान लीजिए अपन क्या करते हैं, एक लकड़ी का डंडा लिए और उसकी अपन लोग स्केल से उसकी लंबाई मेजर करते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे रैंडम एरर को कम करना है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट को एक बार लंबाई माप के नहीं छोड़ देना है, मुझको 5-7 बार मेजर करना है उसको, ठीक है। तो मैंने उस एक्सपेरिमेंट को एक बार मेजरमेंट किया तब उसकी लेंथ आई A1, दूसरी बार मेजर किया तब A2 आई, फिर A3 आई, ऐसे मैंने एन टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो मैंने क्या देखा कि एक बार 5 सेंटीमीटर, एक बार 5.1, 5.2, 5.1, 4.9, ऐसे n बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने रीडिंग ली। फिर मैं उन रीडिंग का क्या करूँगा, जितनी भी रीडिंग होंगी उनको जोड़ करके उसमें n का भाग दे दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि उसका अपन ने सिंपल एवरेज ले लिया, औसत ले लिया या मीन निकाल दिया, ठीक है। इस औसत को अपन लोग बोलते हैं, ठीक है, जो औसत आएगा ना वो इसकी रियल वैल्यू होती है। पहली बात तो ये याद रखना, क्या होती है, रियल वैल्यू। मतलब कि अपने को कोई पूछा इस लकड़ी की लेंथ कितनी है, तो अपन सब 10 बार या n बार जो एक्सपेरिमेंट किए उन n बार का अपन ले लो औसत, ठीक है, उसका औसत ले लो
तो वही अपने पास में उसका रियल लेंथ होता है पहली बात तो, या फिर एक्चुअल लेंथ होता है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये जो है ना, मान लीजिए अपन ने एक्सपेरिमेंट किए तो जो वैल्यू आई थी, ठीक है, अब अपनी रियल वैल्यू आई थी, है ना, रियल वैल्यू कौन सी थी, अपन जो एवरेज लिए थे या मीन जो निकाले थे, ठीक है, और अपन एन टाइम एक्सपेरिमेंट किए थे। अब हर एक जो रीडिंग थी उसमें से अपन लोग उस मीन जो औसत निकाला था ना, उसको घटाते जाएंगे। मान लीजिए अपन ने रीडिंग ली थी, पहली रीडिंग A1 थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये थी 7.1, 6.9, 6.95 ऐसे रीडिंग थी, ठीक है, और इनका एवरेज मान लेते ठीक है 7.15 है, मान लेते हैं ना, नहीं आएगा पर मानते एक बार। तो फिर ये क्या आया था, इसको बोलेंगे रियल वैल्यू या फिर मीन। अब मीन को हमेशा इसमें से घटाते जाएंगे, जो भी आएगा उसको पॉजिटिव लेना, ठीक है, -7.15, -7.15, -7.15। तो ये एक छोटी सी जितनी भी एरर होगी ना 0.15 इस टाइप से एरर आ जाएगी। ये हर ऑब्जर्वेशन की एरर है। फिर इन एरर का भी अपन मीन ले लेंगे। देखिए सब पहली एरर, दूसरी एरर, फिर तीसरी एरर, फिर चौथी एरर, ऐसे nth एरर करके उसमें n का डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये जो एरर का जो आया है ना मीन, इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने निकाल दिया ये जो मीन आया, ये क्या था, डेल्टा, मतलब डेल्टा ए आई, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है, इसका जो डेल्टा आया है, डेल्टा मीन आया है, एरर का जो मीन आया है, उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू से, रियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसे बोलेंगे रिलेटिव, मतलब किसी के रिलेटिव में बोल रहे हैं अपन, मतलब किसी से संबंध बना करके बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रिलेटिव एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे बोलेंगे परसेंटेज एरर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ गए, मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाया आपको, थोड़ा आप स्पीड से भी देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अभी तक बस इतना ही आए हैं, 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास में। सबसे पहले एवरेज ले लेंगे तो उसका रियल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपन उसका एवरेज लेने वाले हैं, कल इस पर क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज लिया, एवरेज को रियल वैल्यू बोला, फिर जो रियल वैल्यू आई थी उसको हर एक्सपेरिमेंट से डिलीट किया, माइनस करते गए, माइनस करते गए, माइनस करते गए, तो हर एक ऑब्जर्वेशन का एक एरर आता गया। उस ऑब्जर्वेशन की एरर जो आई थी सब एक्सपेरिमेंट की, उनको अपन ने क्या किया, उन एरर को अपन ने ऐड किया, उसका फिर से एवरेज लिया, और उस एवरेज अपॉन उस रियल वैल्यू से डिवाइड किया, उससे बोला रिलेटिव एरर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर आ गया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि अपने नीट में आने लायक है नहीं, इसलिए इसको मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ये अपन ने अभी तक जो जितना सीखा है ना उसी पे बेस्ड है, तो अपन आसानी से इसको कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इसमें 2 क्लॉक थी। इसमें आप देखो ना, इसका हमेशा कौन सी क्लॉक है ना एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टाइम कितना आ रहा, कोई भी मान लीजिए टाइम था, है ना, मान लेते हैं कि अपन एक फिक्स, एक बहुत, अपने पास में 2 घड़ियाँ थी, ठीक है, आपके पास में 2 घड़ी है। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, नीट में नहीं आएगा, ठीक है। 2 घड़ियाँ थी, एक क्लॉक ए और क्लॉक 2, इनमें से कौन सी बेस्ट है अपने को पता करना है इन रीडिंगों को देख करके। मान लेते हैं ऐसा होता है कि एक कोई नेचुरल फिनोमिना है जो एक फिक्स टाइम पे होता है, हमेशा फिक्स टाइम पे ही होता है वो, जैसे कि किसी पेड़ की जो छाया है वो एक सीध में आ जाना, वो दूसरे पेड़ की छाया को क्रॉस करने लगती है ना, इस टाइप से, या फिर मतलब कुछ भी, ठीक है। तो एक दिन अपन देखते हैं ये वाली क्लॉक उसको कितने पे दिखाती है, 12:0 और 05 सेकेंड पे दिखाती है। दूसरे दिन 1 सेकेंड में, तो इसमें चेंज आया, देखो कभी 11 पे दिखा रही है, ठीक है, कभी ये इस पे दिखा रही है, कभी इस टाइम पे दिखा रही है, कभी इस टाइम पे दिखा रही है। तो इसका देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, आप इसकी क्या करो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखो, फिर उसमें देखो कितना चेंज है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 12:01
और 30 सेकेंड, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब इसकी रेंज देखना चाह रहे हैं कि कहाँ तक ये फ्लक्चुएट होती है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू देखिए, 11, 59 और 08, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये इसकी मैक्स थी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसमें कितना फ्लक्चुएट हो रहा है आप देखिए। इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका करीब ये 11:59। तो 1 सेकेंड, तो 1 मिनट, 1 सेकेंड, तो मतलब इसमें का कितने का आया है डिफरेंस। आप इसको करोगे तो बड़े में से छोटे को घटाओगे, ठीक है। 30 में से तो आपका गया 8, तो कितना बच गया, 22 बच गया, ठीक है। और यहाँ है आपके पास में 59 और यहाँ है 01, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा करीब करीब ये 2। तो इतना एरर आ रहा है इसमें। अब इसमें देखिए इसका मिनिमम वैल्यू देखिए, पहले मैक्सिमम वैल्यू देखिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 देखिए फिक्स है ना, ये 10 फिक्स है, कोई एरर नहीं आ रहा। जबकि इसमें तो इसमें भी एरर आ गया। तो ये घड़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं है। जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं है वो घड़ी ज़्यादा अच्छी है, पर ये नीट में आने लायक नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बोलता है एक वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से मेजर करते हैं। तो इसने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है, एक बार रीडिंग ये मिली, एक बार रीडिंग ये मिली, एक बार रीडिंग ये मिली, एक बार ये और एक बार ये। मतलब कि 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार ये रीडिंग मिल गई। पहला यही है कि अपना रियल वैल्यू निकालना है, मतलब टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मतलब क्या हो गया कि टी का एवरेज मीडियम मीन ले लो, या फिर इसको टी रियल बोलेंगे। वही तो बात है, रियल होती है या वो रीडिंग होती है। इन सब का ऐड किया, 5 वैल्यू थी, पाँचों को ऐड करके 5 का भाग दे दिया, तो आ गया 13.12.5 सेकेंड, यानी कि ये आ गया 2.62 सेकेंड। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या करते थे, हर एक रीडिंग में से इस एवरेज को घटाएंगे। तो पहली रीडिंग 2.63 थी, उसमें से 2.62 जो कि ये एवरेज आया है इसको घटाया। अगले 2.56 थी, उसमें से भी इसको घटाया। इन सब में से इसको घटा दिया, जो इसका एवरेज था ना उसको घटा दिया। ये अपने पास में आ गया है डेल्टा ए, ठीक है। अब जो डेल्टा ए आया है इन सबको, इसको पॉजिटिव लेना है, इसको भी पॉजिटिव लेना है, जो भी आया पॉजिटिव लेना है। फिर इनका भी एवरेज लेंगे, 0.01, 0.06, 0.0, 0.2, 0.09, 0.18, जो भी आया ना इनका एवरेज ले लिया, 5 से डिवाइड कर दिया जोड़ करके। तो ये आ गया 0.11, ठीक है। ये आया डेल्टा टी मीन। अब अपने पास में अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था कि इस टाइम पे इसका है ना, अपने को अगर चाहिए एरर, रिलेटिव एरर, तो ये कितना है 0.11 है ना, अपॉन इसका वही था रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा ए मीन अपॉन सिंपल ए मीन। तो ए मीन इसका कितना आया था 2.62, ये तो आ जाएगा रिलेटिव एरर। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ भी था, एनसीईआरटी का ही था, और जो आपने पढ़ा था ना वो सब कुछ काम में आ गया इसमें, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं अब इसमें, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब होगा कि एरर को अपन लोग जोड़े कैसे, घटाए कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करें या डिवाइड कैसे करें। फिजिकल क्वांटिटियों में जोड़ भी होगी, बाकी भी होगी, गुणा भी होगा, भाग भी होगा, तो एरर कैसे उसमें चेंज होगी वो सब देखना अपने को, ठीक है। उसके लिए ये पहला आता है सिंपल, जोड़ और बाकी में एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है। जोड़ हो या बाकी हो, याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ वही याद रखना आपको, ठीक है। कि फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ना बोल रहा है तो जोड़ दो, घटाना बोलता है तो घटा दो, लेकिन एरर हमेशा जुड़ेगी, एरर हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन जब करेंगे तो यही कंसेप्ट काम में आने वाले हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला है एक टेम्परेचर है दो बॉडी के, ठीक है। एक कितना है 20 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ±5 लिखने का मतलब है कि ये इसकी एरर है, ठीक है। दूसरा बॉडी का टेम्परेचर है 50 ± पॉइंट, ये इसका एरर है। अब बोल रहा है डिफरेंस निकालना है, तो मैंने क्या बोला, एरर के साथ में कैलकुलेशन करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी के, इसके साथ कैलकुलेट करना है एरर के साथ में। तो डिफरेंस निकाल दो, पहले फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल दो, 50 - 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हो गया 30। अब एरर क्या थी, इसमें एरर थी 0.5, इसमें एरर थी 0.5 थी, तो
एरर तो दोनों की जुड़ेगी, भले ये फिजिकल टू क्वांटिटी, क्योंकि इसने डिफरेंस बोला है तो फिजिकल क्वांटिटी का तो डिफरेंस निकाल दिया, लेकिन ये इसकी एरर है 0.5 और ये इसकी एरर है, एरर तो आपस में जुड़ेगी। 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1, तो एरर यहाँ जुड़ जाएगी, वापस यहाँ प्लस माइनस ही लगेगा लेकिन एरर यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो ये इसका आंसर होगा एकदम परफेक्ट। ओके, अगला होता है गुणा भाग या फिर पावर में। ठीक है, ये होता है, मैंने जब क्वेश्चन करवाए थे आपको सिंपल वाले, तब मैंने ये बोला था कि अगर मान लीजिए ए क्यूब बी होता, ए क्यूब बी अपॉन सी, गुणा और भाग में जैसे जोड़ और बाकी में एक जैसे रूल लगा वैसे गुणा और भाग में भी एक जैसा लगेगा। अब पी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो डेल्टा पी अपॉन पी जो होगा वो होगा 3 डेल्टा ए अपॉन ए, पावर आगे आ जाती है ना, और यहाँ मान लीजिए सी स्क्वायर है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी, और हमेशा प्लस लगता है एरर में, कभी भी माइनस नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना है, ऐसे पावर आगे आ जाती है, यही अपने को समझना है। यहाँ तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी, 2 क्वांटिटी है ना, जेड बराबर ए इंटू बी है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1, तो अपने को निकालना जेड में एरर, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि इसकी पावर तो एक थी, एक आगे आ गया, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यही तो इसका सॉल्यूशन है सिंपल सा। अगर डिवाइड में भी होती तो अभी यही आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को एरर तो जोड़नी है। जैसे ये क्वेश्चन है सुंदर सा, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, मतलब जब AIPMT होती थी तब अपने को आर दिया है, बोलता आर होता है वी अपॉन आई, वी की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू ये है, तो आर में एरर कितना होगा, और वो भी कौन सा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये होता है। ठीक है, पहले ये बात बताऊँ मैं आपको, फॉर्मूला अपने को क्या दिया है, आर इक्वस टू वी अपॉन आई। ठीक है, इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1, तो अपने डेल्टा आर अपॉन आर क्या हो जाएगा आपको पता है, वो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, पावर जो होती है वो एक एक आगे आ गई, और डेल्टा वी अपॉन वी, डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा आर अपॉन आर अपन से पूछा है, तो डेल्टा वी कितना दिया है 5 वोल्ट, कितना है 5, अपॉन वी कितना दिया है 100 वोल्ट, 5/100 प्लस डेल्टा आई कितना दिया है 0.2, और आई कितना है 10, सब कुछ पढ़ा है। बाद में प्लस माइनस के बाद में ना वो उसमें एरर है, तो उसको डेल्टा वी या डेल्टा आई है, और वी और आई इनकी ये रियल वैल्यू है, ये इंटू 100 करेंगे अपने, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा 5 और हो जाएगा 2, 7% आ रहा होगा करीब, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो इसका आंसर है 7%। इन्होंने सही से सॉल्व नहीं किया, लेकिन आपको सही सॉल्व करके बता दिया। ये रेजिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको यहाँ करवाता हूँ, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत हार्ड क्वेश्चन के लेवल में आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की दो टाइप से होता है, इसको सॉल्व अपन कर लेंगे बाद में अलग से। ठीक है, इसको मैं आपको अलग से सॉल्व कराऊंगा वाइट पेज पे, इसको क्वेश्चन को यहाँ से क्रॉप करके वहाँ ले जाऊँगा, बाद में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड में एरर के लिए मैंने बताया आपको पावर आगे लानी है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, 4 को आगे ले आओगे इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 पावर जो भी है आगे आएगी डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, अब डिवाइड में है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही आएगा डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये सिंपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन जो NCERT में है वो तो मैं आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ। ये टाइम पीरियड का क्वेश्चन जो है इसको भी मैं अलग से आपको सॉल्व करवा दूंगा। क्या बोला है, द पेंडुलम ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम इज T इक्वल टू 2/, ये इसका मतलब टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मेजर वैल्यू L इज़ 20, L में L को कितना मेजर किया गया है 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। अब इसकी mm एक्यूरेसी दी है, इतनी एक्यूरेसी दी है, मतलब कि ये इसकी एरर है, क्या है एरर है, एक्यूरेसी लिस्ट काउंट ये वर्ड सब एरर को दिखाते हैं। तो डेल्टा L कितना हो गया 1 mm। ठीक है, 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ओके, आगे बोलता है एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 बार वो घुमाएगा, रीडिंग लेगा, कोई दिक्कत नहीं, और फाउंड टू बी 90 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना आता है
90 सेकेंड आता है, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम, घड़ी का रेजोल्यूशन कितना है, अब रेजोल्यूशन मतलब घड़ी की एक्यूरेसी, तो डेल्टा टी कितना है, 1 सेकेंड। तो अब अपने को सब कुछ मिल गया। अब अपने को जी में एरर कितनी आएगी वो पूछ रहा है। आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने जो चीज़ें लिखी उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी की चीज़ें कर रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत अच्छी वाली। तो आपको जो रीडिंग है मैंने लिखी ना, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि जो वैल्यू दी है वो उसकी खुद की वैल्यू है। एक्यूरेसी बोले, रेजोल्यूशन बोले, लिस्ट काउंट बोले, एरर बोले, इसका मतलब सब कुछ का मतलब होता है उसमें एरर, डेल्टा हो गया। उसके बाद में इसको अपन ने सॉल्व किया, टी इक्वस टू 2 ये था टी इक्वस टू 2π√L/g, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, टी स्क्वायर इक्वस टू 4π² L/g। क्यों किया दोनों साइड स्क्वायर, क्योंकि मुझे जी में एरर चाहिए, मतलब जी चाहिए, तो जी इक्वस टू कितना हो जाएगा, 4π² L/t², ये होगा। यस, यही फॉर्मूला जो इसने लिखा है। अब इसको छोड़िए आप, अपने पास में जी का फॉर्मूला क्या आ गया, 4π² L/t²। अब आप देखिए अपने को जी में एरर चाहिए, शायद इसका साउंड कम हो गया है, मुझे साउंड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को जी में एरर चाहिए, मतलब कि ΔG/g, तो वही तरीका, पावर आगे आती जाएगी, ठीक है। अब 4π तो एक नंबर है, क्या 4 को मेजर करने में भी आप गलती करोगे, 4 को तो मेजर ही नहीं करना है, तो इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसमें कोई एरर नहीं आती, तो इसमें कोई एरर आएगी नहीं, ठीक है, 0 होगी इसकी एरर। तो एल की एरर क्या होगी, एल की पावर 1 है तो ΔL/L, सिंपल। प्लस टी² की एरर क्या होगी, नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, पावर आगे आ जाएगी, ΔT/t, ठीक है। अपने को जी की एरर चाहिए, मतलब कि ΔG/g परसेंटेज में, ये आंसर तो पर 3% लेके आए अपने आंसर अपने सामने, मतलब ΔG/g ही चाहिए, ठीक है। तो ΔL कितना था अपने पास में, 0.1 अपॉन L कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस 2 टाइम ΔT कितना है अपने पास में 1 सेकेंड, और ये कितना है 90, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना होगा 1/2 यानी कि 0.5, तो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि कोई बड़ी बात है नहीं कि इसको सॉल्व कर दीजिए 1/2 यानी इसको है ना ऐसा कीजिए 0.01 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 2/0.2/9, पॉइंट लगा दें मैंने यहाँ से हटा करके, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, अब आप सिंपल कैलकुलेट कीजिए 0.01, ये हो जाएगा 0.005 होगा, और ये कितना हो जाएगा, कितना था आपके पास में 2/90, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये जाएगा मतलब इसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको हटा करके, ये था हाँ 100 से भी मल्टीप्लाई करना परसेंटेज एरर के लिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन आगे, 100 आगे करो पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया ऊपर, ये हो गया 10/2, क्या है कहाँ दिक्कत हो रही है इसमें, यहाँ तो सही आया था, सही तो है, 10/2 प्लस 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं किया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया था 0.0, मतलब इसको सॉल्व कर देंगे 0.005 आया था, प्लस ये कितना आ गया था अपने पास में 0.00022, ठीक है, इतना आ गया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.027, ये आंसर इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत बिना दिक्कत के, ठीक है, जो कि इन्होंने दिया है। उसके बाद में परसेंटेज एरर के लिए अपन इसको क्या करेंगे, इसने क्या किया है कुछ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज एरर के लिए, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, ये 2.7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसने क्या किया 2.7 को 3% लिख दिया, जो कि गलत बात है ना, तभी मैं यहाँ पे बार बार परेशान हो रहा था कि 3% कैसे आएगा, इतनी गलती नहीं करनी अपने को, ठीक है। लेकिन इन्होंने गलती कर दी है, क्या कर दिया जी, देखो आपने सिंपल ये इसको सॉल्व किया तो कितना आया 0.027, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2.7 आया, लेकिन 2.7 को बाद में ये कितना बोल देता है 3 बोल देता है, तो रियल आंसर तो 2.7% है,
लेकिन ये यहाँ गलती करके इसको 3% बता दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था। तो एरर के जितने भी मेजरमेंट थे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपना काम होगा कि इसके ऊपर में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी, कम से कम 20-30 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, और ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बहुत सारे रूल होते हैं। वैसे तो एक बार एनसीईआरटी के रूल पढ़ लेते हैं अपन, लेकिन बाद में मेरे रूल ही मैं काम में लूँगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर पे बताने के लिए, ठीक है। तो एक बार फटाफट से सिग्निफिकेंट फिगर के रूल अपन जो है एनसीईआरटी जो भी लिखे हुए हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एरर को कैसे मेजरमेंट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलता है अब अपना आता है सिग्निफिकेंट फिगर को। जैसे कि डिस्कस किया गया ऊपर, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती है। उस एरर्स की रिजल्ट, उसकी वजह से रिजल्ट है ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और उसमें कुछ अपने को नॉर्मली रिपोर्टेड रिजल्ट मेजरमेंट नंबर ऑफ इन उसमें डिजिट वगैरह में चेंज वगैरह करना पड़ता है, तो अपन उसको राउंड फिगर करते हैं या फिर सिग्निफिकेंट फिगर काम में लेते हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ अपने काम में आने वाली है नहीं, लेकिन अपने ये जो रूल है ना ये काम में आने वाले हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जैसे कि 2, 5, 4, 7, इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो अपन बोल देंगे कि ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, और नॉन जीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर इज पॉइंट। देखिए दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे कि 2308 है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, 2, 3, 4। इस जीरो को क्यों मान लिया, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें भी अगर आप मेजर करोगे तो कितना होंगे 1, 2, 3, 4, तो इसमें बोल देना 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें मेजरमेंट करोगे अगर आप 1, 2, 3, 4, इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करोगे, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में नहीं है। देखो अब एक और रूल आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी को समझना है आपको। वो है इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 होता है, जैसे कि 0.07 ये लेस देन 1 है, और ये भी 0.00308 ये भी लेस देन 1 है, तो द जीरो राइट डेसिमल पॉइंट बट द लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है कि किसको सिग्निफिकेंट मानना है और किसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, ठीक है। तो जो आगे वाले डिजिट होंगे ना उसको तो सिग्निफिकेंट मानना है, पीछे वाले को बिल्कुल नहीं मानना है। आगे वाले को मानना है, पीछे वाले को नहीं मानना है। इस रूल को आप ऐसे ही लिख दो, आगे वाले, ये कब होगा जब वैल्यू 0 से 1 से छोटी होगी नंबर, ये बात जरूरी है, नंबर इज लेस देन 1, ठीक है। तो आगे वाले को लेना है, आगे वाले को मानना है, क्या मानना है सिग्निफिकेंट, लेकिन पीछे वाले को नहीं, पीछे वाले को नहीं, ओके। जैसे कि अब आपको मैं करवाता हूँ यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अपनी मर्जी से, ठीक है। 00108 सिंपल बोला, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, आप सिंपल बोल दोगे ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये पहली बात तो ये 1 से छोटी नंबर है नहीं, 1 से बड़ा नंबर है, तो जो नॉन जीरो होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, और नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये दो जीरो जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सार्थक अंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं मानते इनको, कोई रूल ही नहीं है कि जो जीरो नंबर से पहले आ जाए उसको क्यों मानेंगे, ठीक है, बाद में आएगा उसको भी नहीं मानेंगे, लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में आएगा तो उसको मानेंगे। यही तो था 1 से बड़े के लिए। अब 1 से छोटा एक नंबर लेते हैं अपन 0.0023008। अब देखिए मैंने क्या बोला था, एक बोला था ये 1 से छोटी नंबर है, 1 से छोटा होता ना, तो मैंने क्या बोला था, आपको लिखा था एक लाइन कि आगे वालों को मानना है लेकिन पीछे वाले को नहीं। आगे मतलब इस साइड, ये आगे हो, ये मतलब कोई एक्स डिजिट है, ठीक है, तो ये इसके आगे हैं, मतलब मैंने क्या लिखा है आपको, आगे वाले को मानना है पीछे वाले को नहीं, ये हो जाएगा आपके पीछे,
ये हो जाएगा आगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जीरो हैं इनको आपको नहीं मेजर करना है, इस नंबर के बाद जो होंगे ना उसी को मेजर करेंगे। तो ये तीनों जीरो नहीं आएंगे, तो यहाँ सिग्निफिकेंट हो जाएगा 4। तो पीछे वाले को नहीं मानना है, सिर्फ राइट साइड वाले को मानना है, या सबसे आगे पीछे में अगर कन्फ्यूज हो ना तो राइट वाले को मानना है, लेफ्ट वाले को नहीं। ओके, वैसे भी राइट अच्छा होता है, लेफ्ट बुरा होता है, तो लेफ्ट को नहीं लेना, ठीक है। एक और लेता हूँ नंबर आपको, जैसे आ गया 1.580। अब देखिए अब कितने होंगे, अब यहाँ पे इसको भी लेंगे और अब एक तो सब चलो, अब एक के बाद में ये ना एक से छोटा नंबर हो गया 0.580। अब इस कंडीशन में इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इस जीरो को भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि लेफ्ट वाले को नहीं लेना है, राइट वाले को लेना है। पॉइंट के बाद में जो राइट साइड में जीरो होगा उसको लेना है। लोगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 4। एक और रूल आता है कि अगर कोई यूनिट के साथ में है ना तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर लेना होता है। जैसे कि 200 मैंने लिख दिया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये सब, तो इसमें होगा 1, यही सिग्निफिकेंट है, बाकी ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन मैंने लिख दिया 200 सेंटीमीटर, तब यहाँ पे यूनिट आते ही इन जीरो का वैल्यू बढ़ जाता है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने? 3 टोटल। तो यूनिट के साथ में लेना है वरना नहीं लेना है। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। पहले रूल एक बार फिर से बता देता हूँ। सारे के सारे जो नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो जितने भी होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो के बीच में जीरो आने वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। एक से छोटा नंबर है तो लेफ्ट वाले को नहीं लेना है, लेफ्ट वाले जीरो को नहीं लेना है, राइट वाले जीरो को लेना है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा कि अगर यूनिट लगा हुआ है तो उसमें जीरो भी सिग्निफिकेंट मान लेना है, ठीक है। उसके बाद में सिग्निफिकेंट वर्ड में ही जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे ना, जिससे इन्होंने क्या किया है, अपने को मास दिया था, वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी निकालनी थी, तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जिसमें जितने की क्वेश्चन में मिनिमम होंगे। क्वेश्चन में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होता है ना किसी में, उतना ही आंसर में होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक आता है राउंडिंग ऑफ एरर, मतलब कुछ चीज़ का राउंड ऑफ करना, ठीक है। अब इसमें ये होता है ना, मान लीजिए इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं अपन, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो क्या करेंगे अपन, देखेंगे यहाँ पे जो डिजिट है ना इसको हटाना है। तो ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, देखेंगे 5 से बड़ा है तो अपन इसको 1 से बढ़ा देंगे। ये 4 था, 4 का ये 5 हो गया, ये था 2.746 था, तो इसको बदल निकाल लेना के लिए 2.75। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा था। अगर 5 से छोटा होता तो जैसे ये है 2.743, 5 से छोटा है तो इसको 2.74 ही लिखेंगे। अगर 5 से छोटा है तो वैसे के वैसे लिख दो, 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा के लिख दो, ठीक है। मान लीजिए ये अगर 5 ही होता तो, ऐसे लिखा ना कि अगर ये 5 ही होता तो, जैसे देखिए ये 5 है। अब इसमें क्या होगा, 5 जब होता है तो इसको देखते हैं, इसको देखेंगे ये ऑड है या इवन है। कैसा है? इवन है। अगर इवन है ना तो इसको इवन ऐसे ही ऐसे रहने देते हैं, मतलब इवन है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राउंड ऑफ कितना आ जाएगा? 2.74 आ जाएगा। इवन है तो रहने दो। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2.735, अब ये देखा ये 5 है, अब ये तो ऑड आ गया, जैसे ही ऑड आए तो बढ़ा दो, ठीक है। आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। तो राउंडिंग ऑफ के क्या क्या रूल हो गए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए पहला है 5 से ज़्यादा हो, 5 प्लस मतलब 5 से ज़्यादा हो तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। 5 से कम हो, 5 माइनस मतलब 5 से कम हो तो वही रहने देंगे। एकदम बराबर 5 हो तो 2 केस है। अगर इवन है उससे पहले वाला, ठीक है, पहले वाला इवन है तो अपन क्या करेंगे? वही रहने देंगे। और ऑड है तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ये हो गया राउंडिंग ऑफ के रूल। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे कल, तब आपने एरर वगैरह के सारे चीज़ें अपने को होती जाएगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अपन कर भी सकते हैं यहाँ से, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही है, बोला है ईच साइड ऑफ क्यूब, एक क्यूब दिया अपने को, उसकी हर एक साइड इतनी है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर में। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, पहले तो ये काउंट करिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4,
नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो अपने आंसर में भी 4 आने चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। तो इसने 6 और ये a², इसका स्क्वायर करके इसको मिला दिया, पर इसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो अब इसको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करोगे, इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, मतलब कि यहाँ तक। अब आप देखोगे 2 के बाद यहाँ कितना था, 9 था। 9 5 से बड़ा है, तो इस 2 को बढ़ा करके 3 कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ राउंडिंग ऑफ भी चलेगी प्लस सिग्निफिकेंट फिगर भी चलेगा। कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, जितना क्वेश्चन में था उसमें 4 था, तो इसमें भी 4 ही होना चाहिए। वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्यूब कर लिए अपन मल्टीप्लाई करके, इतना बड़ा आंसर आया। लेकिन अपने को इतना बड़ा आंसर नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ 4 फिगर तक। कितने तक, 4 फिगर तक। तो यहाँ पर करेंगे, इसका राउंडिंग फिगर करना है। इसके बाद वाला कितना है, 1 है। 1 है तो 1 है तो 5 से छोटा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो रूल थे ना राउंडिंग ऑफ वाले, वही काम में लेने हैं। ओके, फिर से एक क्वेश्चन है, मास दिया है और वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी पूछ रहा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 3 हैं। इसमें कितने हैं, 2 हैं। अपने आंसर में कितने आने चाहिए, जितने मिनिमम हो, मतलब आंसर में कितने आने चाहिए, 2। ऐसा ही क्वेश्चन आता है सिंपल से। अभी 2020 में क्वेश्चन आया था, वो ऐसा ही था। उसमें अपने को कैलकुलेट करना ही नहीं था, ऑप्शन से देख के बता देना था ये। मतलब इसकी कैलकुलेशन अपने को नहीं पूछेगा ज़्यादातर, अपने को ये जो इसका लॉजिक है ना वही पूछेगा। डेंसिटी 5.75 को 1.2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, वह 4.8 ही आया, सिंपल। तो 4.8 आया और इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट ही हैं, तो यही आंसर कर दिया। अगर ज़्यादा होते तो राउंड फिगर कर लेते, इसको राउंड ऑफ कर लेते। ठीक है, तो यहाँ तक अपने जो NCERT में था वो मैंने आपको सब कुछ कवर करवाया है। अब अपन कल बढ़ेंगे क्वेश्चन में आगे।